एच लाइक स्पीशीज मतलब बोर मॉडल एप्लीकेबल, बस और कोई मतलब नहीं है इस बात का, बोर मॉडल एप्लीकेबल है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल है ए, कोई लेवल होगा एनर्जी लेवल, क्वांटम लेवल होता है ना एनर्जी के, तो सबसे लोवेस्ट वाला कौन सा है, ए। और कोई भी लेवल है, हाईएस्ट नहीं है वो, कोई भी लेवल है जिसका नाम है बी, उस बी लेवल और ए लेवल के बीच में कोई एटम नहीं है, बी और ए के बीच में कोई भी एटम नहीं है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, फोटोन मोनोक्रोमेटिक है, तो एक ही टाइप की वेवलेंथ होगी और एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वेरी नहीं कर सकते, एनर्जी फिक्स है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी, ठीक है। तो उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसने 6 तरीके के लैम्डा फेंक दिया बाहर, तो 6 तरीके के लैम्डा बाहर फेंकना मतलब 6 एनर्जी के फोटोन को बाहर फेंक देना, है ना। अब जो फोटोन मुझे मिले एमिशन स्पेक्ट्रम में, कुछ तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे, कुछ फोटोन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे, कुछ फोटोन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी के थे, और कुछ फोटोन्स 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी के थे। और टोटल कितने तरीके के फोटोन थे, 6। टोटल नंबर ऑफ फोटोन 6 नहीं है, टोटल टाइप्स ऑफ फोटोन क्या है, 6, पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोन इज 6। तो ऑर्बिट नंबर ऑफ इनिशियली एक्साइटेड लेवल बताना है। अब ऑर्बिट नंबर ऑफ इनिशियली एक्साइटेड मतलब वो सबसे पहली बार एक्साइट होने के बाद किस लेवल में था, सबसे पहली बार एक्साइट होने के बाद किस लेवल में था, फिर मुझे क्या बताना है, एटॉमिक नंबर, फिर बताना है मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी जो फोटोन उगल दी उसने, ठीक है। ये सवाल है, क्वेश्चन समझ आता है आप? अगर क्वेश्चन समझ आता है तो करना चालू करते हैं इसको। सबसे पहले मुझे पता है कि कितने तरीके की वेवलेंथ है, कहीं 6 डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ है, तो 6 चॉइसेस तो तब आती है ना जब 4 लेवल हो। ये NC2 तो यार कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, है ना। तो किस NC2 वैल्यू का आंसर 6 आता है, n बराबर 4, और नहीं यकीन आता निकाल के देख लो, है ना। तो हमने क्या बोला, 6 बराबर n इंटू n माइनस 1/2, यही होता है NC2। तो यहां से n की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, मैं सोल्व नहीं कर रहा, क्यों लिख दी मैंने डायरेक्ट 4, क्योंकि मेरा टी हुई है, ठीक है। तो n बराबर 4 आ गया, 4 लेवल बना लेते हैं, ये आ गए इसके 4 लेवल, 1 2 3 4, ठीक है। पहले लेवल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की 0.-1.5। ये तो मैंने हाइड्रोजन के लिखे हैं, उसने एच लाइक स्पीशीज बोला है, एच थोड़ी ना बोला है, तो क्या आएगा, के आएगा, के जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आएगा, यहाँ इनकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ इनकी वैल्यू 2 होगी, तो मुझे पहले क्या निकालना चाहिए जेड के लिए, जेड के लिए जेड निकालना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब दूसरे पे आओ, पहले पहले दूसरे वाला सवाल करेंगे, उसके बाद फिर उसको यहाँ पे रखेंगे। तो सेकंड पार्ट पहले करेंगे, सेकंड पार्ट का आंसर इज ई, ये एटॉमिक नंबर निकालना है ना मुझे, और उसने क्या बोला हुआ है मुझे कि ये एब्जॉर्ब करा है इसने 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आदमी एब्जॉर्ब करा है, ठीक है। तो दो एनर्जी के बीच के लेवल का ही तो गैप होगा ना, यहाँ तो कोई परेशानी। अच्छा, अब अगर मैं एनर्जी निकालू तो मुझे कौन से लेवल से कौन से लेवल के बीच में जाना है ताकि मुझे एच सी वाई लैम्डा मिल जाए, ये तो करते हैं। अच्छा, इसी को दूसरा तरीका क्या है लिखने का, इसी को दूसरा तरीका लिखने का ये हो सकता है कि भाई मुझे एनर्जी लिखनी है, तो एनर्जी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, जेड स्क्वायर 1/m² -1/n² बराबर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 13.6 की, ठीक है। तो मुझे m और n पता होना चाहिए, m और n पता होने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कौन से वाले ऑर्बिट में था। तो सेकंड वाले को करने के लिए किसका आंसर चाहिए, पहले वाले का, पहले वाले को करने के लिए किसका आंसर चाहिए, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं हाइड्रोजन मान के चलूंगा, वरना कर नहीं सकता हम ये सवाल, है ना। ऐसी दुखद बारी कहानियां होती है। अब तुम्हें थोड़ा सा अनफेयर होना सीखना पड़ेगा, अनफेयर होना यही होता है कि ये क्या बात हुई सर अपनी तरफ से मानना पड़ जाएगा, नहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कर लो फिर, होता हो तो कर लो। तो इसका मतलब सेकंड वाले को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, पहले वाले को सोल्व करने के लिए सेकंड वाला, बस गए, सवाल तो करना है, आया है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो एज्यूम करके करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको हाइड्रोजन ही मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब फिर देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही है। ये आया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ऊपर वाला कितना होगा 0.85, या तो कोई परेशानी। अच्छा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के बीच, और फिर इन दोनों के बीच, अरे इन दोनों के बीच बताओ,
इन दोनों के बीच 12.1, फिर 12.75, ऐसा चलता है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच 1.9 होता है, इन दोनों के बीच 2.55 हो रहा। तो 2.55 से मुझे तुरंत पता लग गया यहां था ये एटम और यहां चला गया, क्योंकि यही एनर्जी गैप कितने का है, इसलिए फेमिलियर होना जरूरी है इन वैल्यूज से। अगर तुम्हें पता होता कि इसका और इसका लेवल का गैप, एनर्जी लेवल का गैप 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम्हें सीधा पता होता है ये दूसरे से चौथे की कूदी मार रहा है। इसीलिए फेमिलियरिटी जरूरी है इन सब वैल्यूज के साथ। अच्छा, अब मुझे बताओ ये यहाँ पे है, अगर ये यहां से यहां आया तो जो ये एनर्जी या फोटोन एमिट करेगा वो क्या 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी एनर्जी का होगा? ये रहे वो सम लेस देन 2.55। ये वाला जो फोटोन रिलीज करेगा, इस वाले फोटोन की एनर्जी क्या एग्जैक्टली 2.55 नहीं होगी? और यहां से यहां आने पे जो फोटोन रिलीज होगा, क्या उसकी एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी नहीं होगी? आ तो गया सब। फिर सवाल भी नहीं बनता ना, फिर करते ही नहीं, क्योंकि इस सवाल में ऑलरेडी एक समस्या ये है कि मुझे एज्यूम करना पड़ा हाइड्रोजन ही है, वरना सवाल हो ही नहीं रहा था ये। ठीक है, यहां तक बताओ कोई भी परेशानी? तो इसका मतलब इसकी पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी थी? n बराबर 2, ये तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड स्टेट, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, मतलब सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑर्बिट। अब ये 2.55 जो आ रहा है, ये किस किस के बीच का गैप आ रहा है? m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2, n की वैल्यू 4। हाँ, ऑर्बिट नंबर ऑफ इनिशियली एक्साइटेड लेवल, इनिशियली एक्साइटेड लेवल ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे भी तो एक्साइट होके आया होगा ना, क्योंकि लेवल तो 4 थे, तो ये भी तो एक एक्साइटेड लेवल ही है ना। हाँ, और बताओ, और तो क्या बताओ, मैं ही बता रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/16 इज 3/16। इधर यहाँ 3/16 लिखा हुआ है, z को अकेला रखो, बाकी सबको उधर फेंको, ये सेकंड पार्ट चल रहा है तुम्हारा। जेड स्क्वायर को इधर ही रखा, बाकी सबको उधर फेंक दिया, उधर जाके नीचे जो 16 था ऊपर चला गया, नीचे आ गया 3, 3/16 इज उधर जाके 16/3, और 2.55 लिखा ही हुआ था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, 5 और 5 10 और 2 12, मतलब ये 3 से कट रहा है। 3 से कितनी बात करेगा? 8 चौक, सॉरी 8 या 24 बचा 1, 5 15, तो 0.5 आ गया, और 0.5 का ही तो 16 गुना 3.6 होता है। ये देखो 0.5, इसको 16 से n स्क्वायर से डिवाइड करके आया है ना, तो 4 स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ही तो ये आया है, तो इसी को अगर 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे यही तो आएगा, कटेगा z बराबर 1। और हाँ, यही मैं बात बोलने वाला था, जब चलो तुम एज्यूम ही कर चुके हो कि हमने तो हाइड्रोजन माना है लाला, ई लाला को क्या माना, क्यों निकाल रहे हो फिर ये? तो कर करा है ना, जब एजम्पशन पे काम चल रहा है। ई मैक्सिमम ई मिनिमम, मिनिमम वाला ये होगा, ये ई मिनिमम होगा, और ये ई मैक्सिमम होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप कितना होता होगा? 1.5 माइनस 0.5, 0.85 कर लो, तो 0.85 में मुझे मतलब 85 से 150 तक जाना है, तो 65 लाना पड़ेगा, तो कितना आ गया 0.65। ई मिनिमम कितना आ गया? और जिसको समझ नहीं आया 0.65 कैसे आया, तो इधर आओ, तुम्हें ऐसे करना है, ये घटा लेना, यही आ जाएगा, और क्या कर सकते हैं? वरना मनी मन में ये सोच लो कि ये 65 है और ये 150 है ना, ये आदमी कौन है 150 और ये आदमी कौन है 85, सॉरी, तो 85 से 150 तक आने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है? 65, तो इसलिए आ गया। अच्छा, ई मैक्स शुरू के 4 सिग्नेचर तो तुम्हें वैसे ही याद है, 12.75, तो कितना आ गया 12.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डन, 3 हो गए। अच्छा सवाल है, ठीक है, ये तो मैंने बहुत छोटा लिखा है, ये एक्चुअल में सवाल इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ बनता है पूरा, अनसिम पैसेज जैसा। और वो तो सवाल समझा दिया मैंने, तो लैंग्वेज तुम्हें इशू करेगी, अगर नहीं पढ़ोगे पीवाईक्यू वगैरह नहीं करोगे तो लैंग्वेज इशू करेगी तुम्हें।
अच्छा अब ये और सवाल है, ये काफी लंबा सा लिखा हुआ सवाल था, छोटा कर दिया मैंने इसको। सिंपल है, सिंपल स्पेस लिख दिया है। उस सिंपल स्पेस में क्या क्या आदमी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहने वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है अपनी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद मेरे पास है हीलियम, हीलियम आयन है बेसिकली, क्या है? हीलियम आयन है, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है। हीलियम आयन है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, और सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। फिर मेरे पास डबली आयनाइज्ड लिथियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में है। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी ये बताना था। फिर सैंपल सैंपल की मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सैंपल। अब सैंपल में जो जो आता है सबको मिलाना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो मतलब n बराबर 2 है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4 है फॉर He प्लस के लिए, और n बराबर 5 की जगह 6। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 6 है किसके लिए? Li2 प्लस के लिए। तो इसमें से स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकल सकती है? 2 है, 2C2। दो आदमी है, एक ही ट्रांजिशन का चॉइस एक ही तरीके का हो सकता है। यहां 6 और यहां 15, टोटल कितना आ गया? बस गलत है, देता ही क्यों अगर ऐसा होता? अगर इतना आसान होता देता ही क्यों? अच्छा कोई गलती ढूंढ सकता है तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या गलती है इसमें। हाँ मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हमने कौन सा मिनिमम निकाल लिया? सारे चला की स्पीशीज है। हाँ जो Li प्लस में आएंगे 5 वाले में। हाँ वो भी कौन आ जाएगा? मैं तो समझ गया, देख मैं समझ गया, अब मुझे आ चुका है तुझे समझना। मैं तूने डायरेक्टली बोला, मैं समझ गया ये कहना चाह रहा है। मैं इनको समझा देता हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन में होगी वही सेम स्पेक्ट्रल लाइन एनर्जी गैप लिथियम में भी तो आएगा कि नहीं, दो एनर्जी के बीच में, तो वो रिपीट होगी, हमने 2 बार गिन ली। ये कहना चाह रहा था ना, बस मैं सीख गया तुझे समझना अब। क्या? हाँ मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, और भी मुझे पता है कहने से समझ में आ जाता, मजा ही ना आ जाता। सबसे पहले H के लिए बनाएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप कितने का? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 10.2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरी स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगी। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, कौन सी आ गई है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बता, अगर 36 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइनें आ गई तो यहाँ पे 36 लाइनें बनेगी, एक ही बनेगी? एक ही बनेगी, बस ये ब्राइट होती चली जाएगी, है ना? ठीक है। अगला आदमी कौन है? हीलियम, और n बराबर 4। ठीक है। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है -13.6 Z²/n², पता है ना? हाइड्रोजन के लिए N1, Z 1 2 3 4 होते चले जाते हैं। हाँ बोल दे, हाँ। Z एक रहता है, N 1 2 3 4 5 6 होता चला जाता है। तो यही काम इसके लिए भी होगा, इसके लिए Z फिक्स हो जाएगा। Z कितना है? अरे क्यों? 4 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन ही थोड़ी ना पढ़ना आगे। हीलियम के लिए 2, ठीक है। किसकी वैल्यू है 2? Z की, हो गया फिक्स। अच्छा, और N की वैल्यू बदलती चली जाएगी, है ना? तो मुझे बताया यहाँ पहले वाले में मुझे -13.6 इंटू 4/1 नहीं लिखना चाहिए। इससे ऊपर वाला मुझे -13.6 इंटू 4 तो फिक्स हो गया ना अब, क्योंकि 2 का स्क्वायर है वो। नीचे कितना आ जाएगा? 4 n² ये याद करिए। -13.6 इंटू 4 हाँ -13.6 इंटू 4/16। शाबाश, ठीक है। मुझे बताया 4 4 कट जाएगा, 13.6 आ जाएगा। तो जो तुझे यहाँ ग्राउंड पे मिल रहा था यहाँ सेकंड लेवल पे मिला, ठीक है। फिर -3.4 कब आता है? इसको किससे डिवाइड करने पे -3.4 आता है? 4 से। अच्छा, 4/16 कितना होता है? 1/4। तो 13.6 को 1/4 से डिवाइड करने के बाद 3.4 ही नहीं आ जाएगा? तो ये जो लेवल है, जो इसका सेकंड लेवल है, वो तुझे कहां मिला? फोर्थ इसका। अच्छा, इन दोनों के बीच की स्पेक्ट्रल लाइन कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है? तो इन दोनों के बीच की भी
स्पेक्ट्रल लाइन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी ना, तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है दोनों या अलग अलग है? एक स्पेक्ट्रल लाइन है, बट हमने यहां अलग से गिन रखी थी, ठीक है। अब Li++ पे आ जाओ। जब इतना आई गए हो, एक चीज और सिखा दूंगा। Li2+ के लिए कितने लेवल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बोला है एक्साइटेड स्टेट फिफ्थ है, तो 6 1 2 3, गिनती नहीं आती है मुझे, पहले ही बता रहा हूं। हो गया, ठीक है। यहां क्या लिखना चाहिए? -13.6 बस, नहीं तो z फिक्स है कितना? 3, और n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 9/1। यहाँ -13.6 इंटू 9/4, -13.6 इंटू 9/9, -13.6 इंटू 9/16, -13.6 इंटू 9/25, और -13.6 इंटू 9/36, ठीक है। 9/9 एक होता है। तो जो यहां पहले लेवल पे एनर्जी थी, वो मुझे यहां कौन से वाले लेवल पे मिली? सही है। इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 3.4 आता है। देख 9/36 कितना होता है? 1/4। तो ये इसके सेकंड लेवल से मैच नहीं कर गया। तो यहां से यहां जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी? यहां पे भी हमने एक फालतू गिन रखी है। आई बात समझ में? अच्छा, इससे तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसमें इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसी एक्साइटेड स्टेट की बात करी है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता था, है ना। तो इन तीनों में से एक गिननी है बस। यहां कितनी लाइनें फालतू गिन ली हमने? 2, एक तो गिनूंगा ही, तीनों ही छीन ली। कितनी फालतू गिनी है? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये आंसर। अब जब मैं इतना करा ही चुका हूं, तो एक चीज और सीख लो। इसका z बराबर 1 है, इसका z बराबर 2 है, तो जो इसके पास एनर्जी है उससे दुगने टाइम, मतलब ट्वाइस वाले एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइन में मिलेगा मुझे, वही सेम एनर्जी। जैसे इसमें n बराबर 1 पे 13.6 मिला, यहां n बराबर 2 पे 13.6 मिलेगा। यहां मुझे n बराबर 2 पे 3.4 मिला, तो यहां मुझे फोर्थ में मिलेगा वो। यहां थर्ड में कितना मिलेगा? 1.5। तो यहां कहां जाके मिलेगा मुझे? छठे पे। छठे पे क्या मिल जाएगा? 1.5, क्योंकि इसका z बराबर 2 है। अच्छा, इसका z बराबर 3 है। अगर इसका z बराबर 3 है, तो मुझे बताओ, जो यहाँ -13.6 पहले पे ही आ गया, यहाँ पे कौन से पे आएगा? तीसरे पे। जो यहाँ दूसरे पे आया वो यहाँ छठे पे, जो यहाँ तीसरे पे आया वो यहाँ 9वें पे। आई बात समझ? क्लियर है? तो इस तरीके से एनर्जी लेवल मैच होते हैं। अच्छा, लिथियम से अगला आदमी कौन है पीरियोडिक टेबल में? लिथियम से अगला आदमी कौन है ना? बेरिलियम है ना। तो अगर बेरिलियम को मैं 3 बार आयनाइज कर दूं, कितनी बार हो गया सिंगल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन आदमी? अब मुझे बताओ, जो यहाँ का 13.6 है, बेरिलियम में कौन सा होगा? वो फोर्थ पे। चौथे एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी मिलेगी वो 13.6 मिलेगी। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो हर बार ऐसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है? सीख गए? अब इसको मैं एज ए शॉर्टकट की तरह अप्लाई कर सकता हूं, कहीं भी समझ जाओगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20। तो स्पेक्ट्रल लाइन के मैंने ठीक ठाक सवाल करा दिया है। अब तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा स्पेक्ट्रल लाइन पे कॉम्प्लेक्स सवाल भी कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइन में इससे आगे मुझे नहीं लगता तुम्हें जरूरत पड़ेगी कुछ किसी भी और चीज की, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज पढ़ो। यहां तक सारी बातें हो चुकी है हमारी, तो बोर्ड का पूरा एटॉमिक मॉडल हमने केमिस्ट्री में भी खत्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ बोर है। ड्रॉबैक वहां भी करी थी हमने, बट वहां फिजिक्स के हिसाब से करी थी, हाँ केमिस्ट्री के हिसाब से ड्रॉबैक करेंगे। तो मुझे बताओ, बोहर की फिजिक्स में क्या क्या ड्रॉबैक हो चुकी थी? बोहर्स ड्रॉबैक बोलते चलो, दही नहीं जमाना है मुंह में। हाँ, पहली ड्रॉबैक तो यही है, सिंगल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के लिए। और आओ, इससे तो बढ़िया मैं ही बता दूं। वो तो एलिप्टिकल भी कर देता सुन, उसकी कौन सा मैथ कमजोर थी। सबसे पहले तो यही जो तुमने बोला कि सिंगली स्पीशीज के लिए ही वैलिड है, सिंगली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है, सिंगली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ना एनर्जी लिखी जाएगी E बराबर -13.6
Z इफेक्टिव स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ये जो Z इफेक्टिव है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, एक शील्डिंग इफेक्ट आएगा, शील्डिंग इफेक्ट आएगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। अरे ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा तुम्हें कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अब एनर्जी अलग हो जाएगी और इसके हिसाब से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फेल हो जाता है वहां पे, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए वहीं पे ये दम तोड़ देता है मॉडल, है ना। और तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल में कितने ऐसे एटम है जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना। तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि हर एलिमेंट के लिए तुम इसको मान सकते हो, सैंपल के लिए वैलिड है। लेकिन अगर एक एटम उठा लो, आइसोलेटेड एटम उठा लो, तो फिर कार्बन का उठा लिया जैसे मैंने आइसोलेटेड एटम, या फिर किसी मेटल का उठा लिया आइसोलेटेड, जैसे मैग्नीशियम का उठा लिया, तो फिर वहां पे ये सब काम नहीं करेंगे ये सब बातें। ठीक है, तो वहां पे फेल हो जाता है। रीजन क्या है फेल होने का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा, अब इसने ये तो बता दिया कि ठीक है ऐसे ऐसे घूमी घूमी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये सब फलाना ढिमका है ना, उसकी पोजीशन बता दी, ऑर्बिट नंबर बता दिया, वो बता दिया जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है वहां पे फलाना ढिमका। फिजिक्स में हम ये भी पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं था, वो एक्चुअल में क्या था, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हुई थी, n टाइम्स लैम्डा, क्वांटाइज थी वो, है ना। ठीक है। तो हुआ क्या, जब हमने स्क्रीन पे इफेक्ट देखा, स्पेक्ट्रल लाइन देखी, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन 2 अलग फाइन लाइन में ब्रेक हो गई, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ रहा क्या कहना चाह रहा हूं। पेरिस्कोप जानते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम की चीज होती है, उसमें ये बढ़िया काम करके देता है, ये तुम्हें दिखाता है चीजें, है ना। हाई रेजोल्यूशन पेरिस्कोप, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरास होते हैं, ऐसे हाई रेजोल्यूशन पेरिस्कोप होते हैं, इनमें स्पेक्ट्रल लाइन देखी जाती है। तो जब हाई रेजोल्यूशन पेरिस्कोप से ऑब्जर्व किया गया, वाया हाई रेजोल्यूशन पेरिस्कोप, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड, और क्या पाया हमने कि स्पेक्ट्रल लाइन ब्रेक्स इनटू 2 फाइनर लाइंस, एकदम सटीक एक की बजाय 2 लाइनें चमक रही हैं और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन से देखने पे। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अनेबल टू एक्सप्लेन, ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा हमें नहीं पता, जाओ मुंह फुला के बैठ जाओ, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि एक लाइन देखी और उस लाइन को जब हाई रेजोल्यूशन में देखा गया तो वो एक नहीं 2 लाइनें पाई गई, फाइनल लाइन पाई गई। क्यों हुआ ऐसा, ये नहीं बता पा रहा। कह रहा भाई तुम्हारी डिवाइस है, तुम देखो, मैंने कर लिया मेरा कंट्रीब्यूशन। हाँ, चाहे वो सिंगल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। ठीक है, ये बेसिकली मैं बता देता हूँ होता किस वजह से है। ये होता है इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन नंबर भी होता है, स्पिन काउंट नहीं करी थी इसने, है ना। तो ये होता किस लिए, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमता है, रोटेशन मारता है, जो स्पिन इफेक्ट होता है वो काउंट नहीं किया गया था, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये आंसर है इसका, कैसे है वो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि क्वांटम मॉडल बचा हुआ है अभी। अच्छा, पेरिस्कोप क्यों लिख रहा हूँ मैं, पेरिस्कोप जानते हो क्या होता है, पेरिस्कोप क्यों लिखा मैंने, बच्चे बनाते हैं। पेरिस्कोप बच्चे नहीं बनाता है, बच्चे सिर्फ इंसान बनाता है। पेरिस्कोप और पनडुब्बी नहीं होती इसमें ऊपर यूं फावड़ा करके देख लेते हैं। अरे ये पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने यहाँ। ये पानी है यहां तक, तुम जहां क्या रहे हो दिख बाहर की दुनिया रही है। पेरिस्कोप होता क्या है, यहां एक प्रिज्म, यहां एक प्रिज्म, टी आई आर डडम, ऐसे बनता है पेरिस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप लिखना था उधर। मैं कहा एक सेकंड, पेरिस्कोप से कैसे देख सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। ये क्या बात, ठीक है। और तुम तो पढ़ रहे थे चुपचाप। ठीक है भाई, पेरिस्कोप, अच्छा तुम्हें पेरिस्कोप भी नहीं पता था, शाबाश।
तो तुम्हें तो कितना ही गलत पढ़ा ले कोई आदमी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो तुम्हें तो ध्यान आ गया, ठीक है मैंने क्या लिख रखा है, शाबाश चलो बच गए। हाँ, वाई हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व की गई तो वो एक की दो दिखाई दी, वो किस वजह से दिखाई दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूमी घूमी करता है, ठीक है, ऑर्बिट पे तो करता ही करता है। फिर एक और चीज हुई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्सपोज कराया, एटम एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कराया तब ये लाइनें स्प्लिट होंगी, तब ये लाइनें स्प्लिट होगी। फिर हमने इसको एक्सपोज कराया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब भी लाइनें स्प्लिट हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये लाइनें स्प्लिट हो जाती है। कौन सी लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन। तो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन थी वो एक की चार, चार की पांच, 10 ऐसे बनने लग गई। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इन दोनों के साथ एक्सपोज कराया तो स्पेक्ट्रल लाइंस गोट स्प्लिटेड, या गोट स्प्लिटेड क्यों आएगा फिर जब यही गोट लगा दिया तुमने, गोट स्प्लिट इनटू ग्रुप ऑफ फर्दर फाइनर लाइंस। जब इसके साथ एक्सपोज कराते हैं इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये वो स्टार्क नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सपोज कराया ये बना जीमन इफेक्ट। इसकी एक अच्छी एप्लीकेशन मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। जब डी ऑर्बिटल आता है और उसमें सारे के सारे डी जनरेट होते हैं तो ये दो लेवल पे टूट जाता है। याद आया कुछ कुछ? सीएफटी, यही है वो एप्लीकेशन। सोचो पहले तुमने ये अच्छे से पढ़ लिया होता, वहां तक पहुंचते पहुंचते पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ ली होती 11th क्लास वाली, वहां तक पहुंचते पहुंचते सीएफटी एक क्लास में जो मैंने करा दी उससे भी ज्यादा अच्छे लेवल पे हो जाती। इसीलिए तो फिर मुझे बेसिक से शुरू करना पड़ा, शुरुआत से ही बिल्कुल। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सपोज कराने में एक ही लाइन बहुत सारी लाइनों में फिर से टूट गई, तो मतलब एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। बोर से पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा अपने आप देखो मुंह फुलाओ, मुझे मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो भी कहा होगा, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन छोटी है। दूसरी चीज वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसने कहा कि देखो हमारा एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। उससे पूछा गया इधर यो भाई इधर ये 2 ही क्यों है, क्या प्यार है तेरा 2 से, ये 3 क्यों नहीं हो सकता, ये 4 क्यों नहीं हो सकता, ये 3.14 क्यों नहीं हो सकता, पाई स्क्वायर क्यों नहीं कर देता इसे तू, है ना? हमारे चाचा की उम्र 65 हो चुकी है, 65 क्यों नहीं कर देता इसे? तो उससे पूछा गया क्यों 2 ही क्यों यहाँ, ऐसे होता हमारे यहाँ। तो फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये, है ना? वाई इट्स 2 पाई ओनली, नॉट एनीथिंग एल्स। हाँ ये डी ब्रोगली ने बताया था, असलियत में बोर ने नहीं बताया था। बोर ने एमवीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई तो बता दिया, बट वो ये नहीं बता पाया क्यों यहाँ पे 2 ही क्यों आ रहा है, ये नहीं बता पाया वो। और इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों लिखा तूने, ऐसी ऐसी बातें वो नहीं बता पाया। उसने कहा ऐसा होता है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने। वो जो मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखवाई थी ना 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, वो डी ब्रोगली ने बताया था, बोर ने नहीं। ठीक है, तो ये जो 4 ड्रॉबैक है ये तुम्हें पता होनी चाहिए, अच्छी खासी ड्रॉबैक है। फिर भी मोस्ट सक्सेसफुल है, 4 ड्रॉबैक लेके घूम रहा है जेब में, फिर भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। एक तो समझ में बढ़िया आता है, आसान है, कुछ है फजीता करने को, है ना? दूसरा सैंपल के लिए तो वैलिड है ये। सैंपल में इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन होती है, तुम पता थोड़ी ना कर पाओगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, और जब एटम पढ़ रहे थे तो एक अकेले इलेक्ट्रॉन पढ़ना हमारी मंशा नहीं थी। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तरक्की करी हमने, हमें लगा यार ठीक है एटम तो पढ़ा जा नहीं रहा, उससे भी छोटी चीज पकड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया एटम अपने आप पढ़ लेंगे। तो फिर न्यूक्लियस अलग से, इलेक्ट्रॉन अलग से पढ़ा जाने लगा, तो इलेक्ट्रॉन की भी फर्दर एनर्जी लेवल्स है, ये सब होने लगा, डिटेल आने लगी, तो फिर ये सब ड्रॉबैक भी आने लगी। ठीक है, अच्छा ये बोर की ड्रॉबैक थी जिसमें से चौथे वाली किसने दूर कर दी थी? करेक्टेड बाय, ये एक्सप्लेन्ड बाय, एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली। अब थोड़ा सा डी ब्रोगली भी पढ़ लेते हैं यहाँ, और थोड़ा बहुत जो मैंने फिजिक्स में डी ब्रोगली छोड़ा है वो यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो डी ब्रोगली देखो, डी ब्रोगली ने क्या क्या बोला, याद तो होगा ना तुम्हें? डी ब्रोगली ने कहा देखो 3 तरीके की दुनिया होती है, 3 तरीके से तुम सच देखते हो। एक जिसमें मोमेंटम और वेवलेंथ, इनके बीच में जो कंपैरिजन होता है, किसी एक में लैम्डा बहुत डोमिनेट करता है, किसी एक में मोमेंटम बहुत डोमिनेट करता है, और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों कंपेरेबल होते हैं। जो कंपेरेबल होते हैं उनका बेसिक नेचर ही ड्यूअल होता है।
और बाकी जो दो लोग हैं उनका बेसिक नेचर ड्यूअल नहीं होता, उनका बेसिक नेचर कुछ और होता है, क्योंकि ड्युअलिटी वहां पे इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, वहां पे कोई एक ही नेचर आ पाएगा, वहां पे कोई एक ही नेचर आ पाएगा। जैसे स्टूल में तुम्हारे घूमते हुए फूफा जी, वो सब क्या है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा है। क्या वहां पे वेव नेचर नहीं है, बट वो इनसिग्निफिकेंट हो चुका है बहुत कम वैल्यू होने की वजह से, ठीक है। फिर वहीं पे कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे वेव ही हो गई, स्ट्रिंग हो गई, तुमने एक ऐसी रस्सी पकड़ी लहरा दी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें वेव लेंथ ज्यादा डोमिनेट कर गई, मोमेंटम बहुत कम हो गया, है ना। बेसिकली ऐसा होता है ना कि तुम ऐसे शुरुआत होती है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बराबर, ये मास वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, पता है ना कौन सा मास है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, फिर ये किसके बराबर होता है, एच सी बाय लैम्डा के बराबर होता है, तो ये सी से और ये सी कट गया, तो एम सी तो मास इंटू वेलोसिटी जैसा हुआ, तो पी बराबर एच बाय लैम्डा हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी आ गया। तो जब ग्राफ बनाया गया लैम्डा और पी का, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये ग्राफ y इक्वल्स टू के बाय एक्स का है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा। इधर मोमेंटम इंक्रीज करेगा जाते हुए और इधर लैम्डा इंक्रीज करेगा जाते हुए। अब खुद बताओ, अगर इधर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा छोटा नहीं होगा, और अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम छोटा नहीं होगा। ये रिलेशन है लैम्डा और मोमेंटम में। तो अगर किसी का लैम्डा बहुत ज्यादा है तो पक्की बात है उसका मोमेंटम बहुत कम हो जाएगा और वेव नेचर डोमिनेट करेगा। जिसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, अच्छा मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी तो हर कोई जानता ही है। अगर मैंने मास बढ़ा दिया तो क्या मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? तो इसीलिए मेज, कुर्सी, मैं, तुम सब, हमारा मास बहुत ज्यादा होता है। जब मास बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम नेचर बहुत ज्यादा होगा, तो वेव नेचर बहुत कम हो जाएगा, इतना कम कि इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसलिए हम एक दूसरे को लहराते हुए नहीं देखते, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई, और फिर इसमें से कहीं बीच में से ड्युअलिटी निकल के आई। उसने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन को तुम देख रहे हो दोनों है, फोटोन को तुम देख रहे हो दोनों है, ये ड्युअलिटी है, परफेक्ट ड्युअलिटी है, इनका बेसिक नेचर ही ड्युअलिटी है। क्यों? क्योंकि इनका मोमेंटम और मास कुछ ऐसी जगह पे लाई करता है। इस पॉइंट के आसपास जाके ड्युअलिटी बढ़िया खेलेगी, क्योंकि लेमडा और मोमेंटम दोनों कंपेरेबल है, ठीक है। तो ये ऐसी सी बात करी इसने, डी ब्रोगली ने, और ये सारी बातें करने के बाद इसने कहा देखो मैं तुम्हें लेमडा बताता हूं क्या होगा, और उस लेमडा का नाम होगा डी ब्रोगली। ये कौन सी वेवलेंथ हुई? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसने इसको नाम दिया एच बाय एम वी, एच बाय एम वी, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें सवाल दूं कि मेरे पास एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम, इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया, तो तुम मुझे बताओ इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी? 6.625 इंटू 10 की घात तभी 34 डिवाइडेड बाय एम वी, ये हो गया 0.01, सॉरी 0.1 केजी, क्योंकि केजी में रखूंगा ना मैं तो, और ये 10 क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है, तो ये और ये तो खत्म हो गए, यही लैम्डा आ गया। और कितना छोटा है ये देखना, इनसिग्निफिकेंट नहीं हो गया। तो इसीलिए बॉल को तुम वेव एज ए वेव परसीव नहीं करते, नॉट परसीव्ड एज अ वेव। मिल गया पीरू? हाँ हाँ, बताते हुआ ये सब बताया हुआ है, बार बार सुनना है तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तुम बता दो फर्क क्या है, यहाँ तक आई गए तो। हाँ, किसमें? अरे ये मास तो हमेशा ही आइंस्टाइन वाला है। मुझे बताओ नॉर्मल लैम्डा और डी ब्रोगली लैम्डा में क्या फर्क है? डी ब्रोगली लैम्डा मैटर वेव के लिए है, और वो लैम्डा सिर्फ वेव के लिए है, नहीं समझे? जैसे एक होता है फोटोन और एक होता है प्रोटोन। अगर तुम प्रोटोन की बात करो तो यहाँ पे लैम्डा डी लिखना पड़ेगा तुम्हें, और अगर तुम फोटोन की बात करो तो यहाँ लैम्डा ही लिखोगे, ये फर्क है। समझ पाए? क्योंकि ये वाला लैम्डा किसके लिए है? मैटर रेडिएशन के लिए, और ये वाला किसके लिए है? वेव के लिए। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो डी ब्रोगली कही हुई बातें याद है? तो इसी ने ये सब बोला कि देखो हम बताते हैं तुम्हें, एक्चुअल में हुआ ये 2 पाई एन, आर एन बोले तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट बराबर एन लेमडा, लेमडा बोले तो वेवलेंथ, एन बोले तो, अब ये एन का क्या क्या मतलब हो सकता है सुनना, एन यहाँ पे नंबर ऑफ
वेव्स भी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी यही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी यही है, ऑर्बिट नंबर भी यही है, एनर्जी क्वांटम लेवल भी यही है, सब है ना, सब है ना ये। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई परेशानी? ठीक है। ये किसने बताया? डी ब्रोगली ने। वहां लिख दिया पूरा नाम, वहां हमको डी ब्रोगली ब्रो एकदम है। मतलब ये वो आदमी था डी ब्रो, भैया हम भाईगिरी छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो यहां से हम कुछ कुछ बातें कैसे निकाल सकते हैं? इसको क्या मैं एच बाई पी लिख सकता हूं? जब एच बाई पी लिखूंगा तो इसको एम वी एन नहीं लिखना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए एम वी एन आर एन इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसीलिए यहाँ 2 है। हो गया एक्सप्लेन? तो ये एक्सप्लेन कर दिया इसने, डी ब्रोगली ने। ठीक है, अगेन ये एन वही है जिस ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हो, जिस ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल रहे हो, ये वही वाला है ना। ठीक है, तो अगर ये बोले कि थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट बना दो, थर्ड ऑर्बिट बना दो, तो थर्ड ऑर्बिट ऐसा दिखेगा। ठीक है, कोई शार्प एजेस नहीं है, सब कंटिन्यूअस है। अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। यहां से लेके यहां तक एक लैम्डा, यहां से लेके यहां तक दूसरा लैम्डा, यहां से लेके यहां तक तीसरा लैम्डा, ये आ गया अपना थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि इनकी वैल्यू 3 थी, तो 3 लैम्डा का मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये ऐसा हुआ तो ये क्या बनेगी? स्टैंडिंग वेव बनेगी। मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब एनर्जी ट्रैप्ड, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसीलिए कंजर्व रहेगी, इसीलिए वो एनर्जी लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और ना ही बीच में आएगा और मैक्सवेल को बोल देगा चुप बैठ। ठीक है। और भी चीजें हैं, ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, इन सब पे बात कर चुके हैं हम, ये सब ऑर्बिट कहलाए, ऑर्बिटल कहलाए, बाद में बात करेंगे इन पे, ऑर्बिटल वगैरह पे। अच्छा, और चीजें उसमें क्या क्या हो सकती है, और चीजें उसने बोली कि देखो ध्यान से, एक और बात है इसमें, ये सारे के सारे नोड एंटी नोड ऐसे बने। अगर मैं मान लो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता, क्या नोड से नोड बन पाया? इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि अगर मैं यहां से वापस ऐसे चलता, तो इसके बाद जितने भी इंटरफेरेंस आते वो सब कैसे होते? मतलब वेव ही खत्म हो जाती। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वेव्स कैंसिल आउट, मतलब नो वेव, मतलब नो लैम्डा, मतलब एन जीरो, मतलब नो ऑर्बिट, मतलब नो इलेक्ट्रॉन। इसलिए दो क्वांटम लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑर्बिट ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी? आप खुद बताओ, ये चैप्टर फिजिक्स पूरी पढ़ने के बाद ही अलग मजा नहीं आता पढ़ने में, क्योंकि तुरंत इंटरफेरेंस बोल दिया मैंने। अब मान लो तुम 11th में होते हो, तो मैं इंटरफेरेंस लिखवा देता है, हाँ मेरी तो जान को आफत आ जाती। तो ये सारी बात है। क्या तुम्हें अब और अच्छे से क्लैरिटी हुई कि कैसे बात कर रहा है ये आदमी? इंटरफेरेंस भी आ चुका है इसके अंदर, क्योंकि जिस ऑर्बिट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही नहीं लग पा रहा है, वो ऑर्बिट ही क्यों बनेगा? और जिनमें वो बन चुका है, वहां स्टैंडिंग वेव आ चुकी है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो रेडिएट करेगा ही नहीं एनर्जी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन सदैव ही वहीं का वहीं रहेगा। सारी बातें क्लियर है? ये सब किसने कहा है? ये सारी बातें किसने कही? डी ब्रोगली ने कही। तो बोर की एक ड्रॉबैक खत्म कर दी इस आदमी ने, फोर्थ ड्रॉबैक करेक्टेड। ठीक है,
फिर डी ब्रोगली ने कहा रुको, और भी बातें हैं मेरे पास करने को। ये तो बहुत सारी है, इसकी किताबें हैं पूरी की पूरी, बट अपने सिलेबस में और थोड़ी सी बातें हैं इसके साथ करने को। उसने कहा कि अगर तुम्हें लेमडा डी निकालना है और अच्छे से थोड़े स्वाद में, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, लेमडा डी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ही ऐसे होते हैं जो यहां लाई करते हैं। ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में अगर बात करें तो मुझे सिंपली बताओ कि ई कितनी होती है इनकी? हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होती है। अच्छा, अगर के इतनी है तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2 के। इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एम से मल्टीप्लाई कर दो, कोई परेशानी? तो ये आ जाएगा एम वी का होल स्क्वायर, तो इधर लिखा जाएगा 2m के। बताओ कोई परेशानी? सारी बातें क्लियर हुई? ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ने क्या बोला, किसके बराबर होगी? h बाय p, यही तो है। तो h बाय अंडर रूट 2m के e। मुझे बताओ जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम फॉर्मेट में, ये यही तो ईवी के बराबर होती है। ईवी तो जब इलेक्ट्रॉन हो, अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई और पार्टिकल है तो उसका चार्ज इनटू उसकी पोटेंशियल डिफरेंस। असलियत में जो v है, ये v कौन सा v है? डेल्टा v है। ये v नहीं है नॉर्मल, ये क्या है? डेल्टा v है। तो ये क्या लिखा हुआ है? क्यू डेल्टा v। क्या लिखा हुआ है? क्यू डेल्टा वी ही क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या मैं लेमडा डीबी को h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू डेल्टा वी नहीं लिख सकता? और ये डेल्टा वी को यहां नाम दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो पता ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल डेल्टा वी के हिसाब से एक्सेलरेट करेगा। तो ये सारी बातें करो और इसमें डाल दो, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। बात समझ में आती है या तो कोई परेशानी? जैसे ये वाला सवाल देखो, बताओ कर पाओगे क्या अब ये वाला सवाल? इससे पहले रुको, एक और चीज बता देता हूँ, और अच्छी चीज बताता हूँ एक। क्या इलेक्ट्रॉन एक बहुत स्पेशल पार्टिकल नहीं है? एक तो बाहर घूमता है, हवाबाज आदमी, हमारा एक नंबर का, फ्री भी हो लेता है एटम से, है ना? न्यूक्लियस के अंदर पाया नहीं जाता, न्यूक्लियस के अंदर हम नहीं घुस पा रहे, इलेक्ट्रॉन भी नहीं घुस रहा, हमें लगा अपने मतलब का आदमी है, अपने जैसे काम कर रहा है ना? तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन का भी निकालते हैं एक बार। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो किसकी निकालने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस एच की वैल्यू पटको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रख दो, डेल्टा वी को ऐसे कैसे रखो। तो लेमडा डी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। कितना आएगा निकालते हैं, 6.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, थोड़ी सी एग्जैक्ट तो नहीं होता, थोड़ी अच्छी वैल्यू है इसकी एच की। अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज केजी में 9.1, सब ऐसा यूनिट में रख रहा हूँ, -31 केजी। फिर चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। फिर डेल्टा वी ही है, डेल्टा वी को क्या बोल दिया मैंने? वी बोल दिया। तो यहाँ क्या आएगा? वी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? ये सब सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये आ जाएगा 150/v इन एंगस्ट्रॉम। इसमें आएगा ये, और अगर मीटर में निकालोगे तो इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक्चुअल आंसर तो यही आएगा तुम्हारा जब इसको सुलझाओगे, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर तुम उसको अपनी मर्जी से क्या लिख दोगे? अंडर रूट 150/150/v एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वेवलेंथ आ गई? इलेक्ट्रॉन की। लोगों ने कहा घर बैठ तो चुप रह, मर गया। फिर इसके बाद डिवीजन जर्मर आए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस कराई। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल था, पर इंटरफेरेंस कैसे कर गया बिना वेव के? तो वेव हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन वेव बना, और एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन इसने निकाला था, जो वैल्यू इसने निकाली थी, एग्जैक्टली वही वैल्यू यहां पे आई एक्सपेरिमेंटली। फिर याद आया, ओहो भाई साहब तो मर चुके हैं। तो ये सब हुआ। ठीक है, बाकी जो भी प्रेडिक्ट करके और जो भी थ्योरेटिकली निकाल के मारा था, एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली भी वही आया। ठीक है। तो यहां तक का हमारे सिलेबस में डी ब्रोगली का कंट्रीब्यूशन है। और भी बहुत सारी बातें बताइए, बट अपने सिलेबस में नहीं है। अब ये क्वेश्चन करो। एक मिनट, इससे पहले कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे फाइंड
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 150 वोल्ट, 175 वोल्ट। चिल्लर सवाल एकदम, एकदम भगवा। बोलो 150/75 आ जाएगा, और जो तुमने कहा है एग्जैक्टली वही आएगा। तो कितना आ गया, 2 √2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.414 एंगस्ट्रॉम। इजी, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ of proton and alpha particle if potential applied, potential difference kept same for both, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा दोनों की, किस किस का, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी, फोटोन की, और डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी, अल्फा पार्टिकल की। ये निकालना है। तो मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है h/√2m/q_v, ये ना। अब ये मत लगा देना भाई साहब, अगर किसी ने बुद्धि मार के ये वाला एक्सप्रेशन यहां पेला तो बुद्धि मैं हमेशा के लिए मार दूंगा, क्योंकि ये किसका है, ये किसका है, फोटोन और अल्फा पार्टिकल का, और तुम कौन सा पेल रहे हो यहाँ, इलेक्ट्रॉन का, तो गलत हो जाएगा, नंबर पेले जाएंगे वरना तुम्हारे। 8:1 नहीं, गलत है। अब सुनना ध्यान से, ये h/√2m/q डेल्टा वी, एस दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा। डेल्टा वी सवाल ने बोला है अग्नि पे हाथ रख के साक्षी मान के कि नहीं, डेल्टा वी सेम रहेगा। तो क्या बचा डिफर करने को, मास और चार्ज। तो क्या मेरा लैम्डा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मास और चार्ज के। तो मुझे बताओ अंडर रूट ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, नीचे क्या आएगा, अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो क्या तुम्हें ऐसी ऐसी बातें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इनटू चार्ज कितना होता है, दुगना किसका, प्रोटॉन का। तो कितना आ गया, अंडर रूट 8/1, अंडर रूट 8 कितना होता है, 2√2/1, ये आंसर। इजी। ऊपर वाला ही सवाल है, बस पोटेंशियल की बजाय क्या सेम रख दिया, हाँ स्टैंडर्ड सवाल है काफी, है ना। तो ऊपर फोटोन है और नीचे अल्फा पार्टिकल है, व्हेन के ई इज सेम, कितना आ जाएगा आंसर डायरेक्ट ही, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे क्यू डेल्टा वी क्यों रखूंगा, मैं सीधा सीधा के ही रखूंगा ना, और के ही में सिर्फ और सिर्फ क्या डिफर करेगा, दोनों का मास। तो अब लैम्डा डी भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मास के। जैसे अगर मैं इस वाले स्टेप को देखूं तो इस वाले स्टेप में लैम्डा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बराबर अंडर रूट मास किसका, अल्फा पार्टिकल का, अंडर रूट मास किसका, तो इसका 4 गुना होता है, अंडर रूट 4/1 इज 2/1। आंसर इजी है सारे क्वेश्चन। क्या हुआ सुक्रमवीर, सोच में पड़ गया, वो साइक्लोट्रॉन के लिए था ना। लैम्डा थोड़ी निकाल रहा होगा वहां पे क्या निकालेगा, यहाँ सुन सुन तो सही, दे क्वेश्चन वो तो ठीक है, बट वहां पे लैम्डा कैसे पूछ सकता है वो साइक्लोट्रॉन में, हाँ तो आर पूछा होगा ना, तो आर के लिए एक्सप्रेशन भी अलग होगा, फिर क्यों आएगा 2/1। हाँ तो आप दिखा दे क्या है क्वेश्चन। कोई नहीं, जब मिले तब बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई लंबे लंबे नहीं, करवा देंगे, छोटा भी करवा देंगे। अब पढ़ो, ये सवाल करो। 5 बोले तो वर्क फंक्शन, हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन है, h/λ-5, h/λ क्या रखोगे तुम, 12,400 डिवाइडेड बाय 3,000 -2,
तो 2 0 कटेगी, 1 0 अलग रखो, 3 से इसको काटो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर कितना आ जाएगा, 3 रिपीट होता रहेगा और डेसिमल यहां लग जाएगा क्योंकि ये 0 जिंदाबाद थी। तो 4.13 माइनस 2 कितना हो गया, 2.13। ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब तुम लेमडा डी निकालने के लिए क्या करोगे, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई, और के ई मैक्सिमम निकाल चुके हो ना तुम, वो यहां पटक दोगे, सही है। तो h अपॉन h 6.625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ अपॉन में काइनेटिक एनर्जी कितना 2.13 का अंडर रूट, इसे सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इस स्टेप उपरांत हम एक और काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लेमडा डी किसके बराबर होता है, अंडर रूट 150/v। मुझे बताओ क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ये क्या ई वी के ही तो बराबर होती है, समझ में आया। और ईवी कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल कितनी होगी फिर 13 वोल्ट। तो लेमडा डी किसके बराबर आ जाएगा 150/2.13। ऐसे निकालो ना, ऐसे क्यों निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये है थोड़ा बेटर सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन मेड बाय डुन डुन डुन, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी, ये वाला करो, करते चलो फटाफट सारे सवाल। लेमडा इन सेकंड ऑर्बिट, मतलब सेकंड ऑर्बिट में, हाँ, इलेक्ट्रॉन की क्या वेवलेंथ रही होगी, कौन से ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। तो बताओ कैसे निकाले, ये तो पता कर लो कि पहले कौन सा आइटम है। अगर मैंने एच बोल दिया तो एच ही लो, वो छोड़ो, हम तो लिथियम लेंगे। और बताओ, तो लेमडा ई निकालना है, किसके बराबर होगा लेमडा ई 150 है ना। इस वाले फॉर्मूले से क्यों ही करूं मैं, इतनी गंदी चीज है ना। तो सीधा हम सेकंड ऑर्बिट में क्या एनर्जी होती है वो निकालेंगे लिथियम की, तो कितनी होती है 13.6 इंटू और Z²/n², तो 9/4 आ गया आंसर, 1 स्टेप आंसर है, इजी। अगले वाला अच्छा, नीचे नीचे नहीं, ये लैम्डा दिया हुआ है, इसको ये रख के मत करना, लैम्डा की फॉर्म में आंसर निकालना है। हाँ, मुझे लगा ये नीचे वाले ने सही चीज पूछ ली, मैं ऊपर अभी अच्छी प्लस करने वाला था। अगर फिर तो अलग करो सवाल, बोलो बोलो। हाँ, थर्ड ऑर्बिट C5+। देखो लैम्डा डी इसका निकालना है तो सेकंड ऑर्बिट के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि लैम्डा क्या h/p नहीं होता, सबसे छोटा तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान। तो क्या ये h/mv नहीं होगा, दुनिया के कौन से इलेक्ट्रॉन का h और m बदल गया, एज लॉन्ग एज इट इज इलेक्ट्रॉन h/m इज फिक्स्ड। तो कौन बदल सकता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बराबर होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, याद आया। लेकिन ये तो तब है ना जब z और n बराबर हो जाए, है ना। वैसे जनरली क्या होती है, जनरली किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, z/n होती है। तो मुझे बताओ क्या लैम्डा डी प्रोपोर्शनल आ गया n/z के, ये वाली बात किस किस को समझ में नहीं है अभी सबको, ठीक है। अगर मेरा लैम्डा n/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है तो बस खेल खत्म है। लैम्डा डी किस किस का निकालना है मुझे, ऊपर कौन है Li, नीचे कौन है C। Li का मुझे n पता है 2, z पता है, सही है। तो बताओ n/z के तहत क्या मुझे यहां 2/3 नहीं लिखना चाहिए, नीचे क्या लिखना चाहिए, बहुत मुश्किल है क्या, n/z ही लिखेंगे भाई नीचे भी, और n कितना है 3 और z कितना है 6, बस। अब मुझे बताओ इस लैम्डा डी Li को सवाल ने कितना लिखने को बोला है, लैम्डा लिखने को बोला है सवाल लिखने वाले ने।
तो मुझे बताओ यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ C5+, क्या इसको उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो आ जाएगा 3/6 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2/3 9/12 लैम्डा, मतलब 3/4 लैम्डा आंसर। मैंने कब कहा फिजिक्स भूल जाओ, जो जहां जैसे लगता लगाओ। तुम यहां वैल्यू रख रख के निकालते, फिर बाद में ढूंढते रहे, हमने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की फॉर्म में निकालना था हमें तो। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी। तो ये तो चीज मैंने लिखी है ये वाली, ये मुझे लिखनी नहीं थी, ये तुम्हें खुद सोचनी थी। अगर तुम्हें ऐसे क्या मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी निकलवाया है इस तरीके से, सब भूल गए, बढ़िया। याद करो फिजिक्स में मैंने तुम्हें पढ़ाई थी कुछ चीजें, और उसमें मैंने तुम्हें निकलवाया था कि रेशो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फलाने ढिमकाने ऑर्बिट के फलाने ढिमकाने एटम का। करंट कितना होगा, करंट का रेशो क्या आएगा, टाइम का रेशो क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेशो क्या आएगा, या एंगुलर वेलोसिटी का रेशो क्या आएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या आएगा। किसी भी चीज के रेशो निकाल सकते हैं, मत पढ़ो कोई जरूरत नहीं है। भाई यही मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ा रहा था, हाँ मॉडर्न फिजिक्स में बोहर मॉडल टोटल एनर्जी जब निकाली थी, जब मैंने तुम्हें 3 एक्सप्रेशन लिखवाए थे कि मेरी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z/n के, मेरा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² z के, और मेरी टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z² के, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और यहीं पे ये जो मेरी टोटल एनर्जी वगैरह जो भी आती है, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब सब भूलते रहो, करते रहो, भूलते रहो, बस नाम याद। हाँ, हम्म, कार्बन नहीं है वो, तुम्हें कार्बन लग रहा है क्या, किस किस को ये कार्बन लग रहा है, अरे कार्बन ही है, ठीक है, एकदम दहल गए। हाँ 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 हाँ, रूट के अंदर z² अब z² का रूट ले, हाँ बिल्कुल सेम ही है, बस 3 स्टेप फालतू लगे, सेम ही है। कर तो तुम ऐसे भी सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू रख के निकाल लो, फिर फाइनली जो रेशो आएगा उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर लो, उसमें 3 स्टेप और फालतू लगते हैं। तो जैसे मान ले कि ट्रेडिशनल तरीके में 9 स्टेप लग रहे हैं, इसने बताया 6 स्टेप लग रहे हैं, इस वाले में 3 स्टेप लग रहे हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट वेलोसिटी पे खेल गया, एनर्जी की बजाय डायरेक्ट किस पे खेल गए, वेलोसिटी पे। ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन आने के बाद क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे छोटा एफिशिएंट तरीका कौन सा है वो तुम्हें क्लिक करना चाहिए। देखो ऐसे होता है ना, प्रिपरेशन लेवल इस तरीके से होता है कि पहले तो हर चीज समझ में आनी चाहिए, फिर दूसरा लेवल क्या होता है, हर चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए, फिर तीसरा लेवल क्या होता है, तुम हर क्वेश्चन कर पा रहे हो, फिर चौथा लेवल क्या होता है, क्वेश्चन फ्लुएंसी में कर पा रहे हो, फिर पांचवा लेवल क्या होता है, क्वेश्चन देखते तुम्हें 6 के 6 तरीके आते हैं, और 6 के 6 तरीके में से तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है इन 6 में से सबसे छोटे वाला तरीका कौन सा है। ये लेवल होता है सिलेक्शन का, 6 लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है। पता नहीं है भाई, मैं तो नहीं जानता तुम कौन से पे हो, अभी टेस्ट वेस्ट लूंगा तो पता लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर सकते हो बताओ। हाँ रेडियस है, इसके बाद आज क्वांटम की शुरुआत करा दूंगा तुम्हारी। रेडियस डिपेंड करता है n² के, ठीक है। हम्म हम्म अब जैसे मैंने ये वाला सवाल करा दिया, तुम्हें लगा हमारी तो नर्सरी चल रही है, सेम ऐसे ही सवाल ये आदमी फिर दे दिया, अब तुम इस वाले तरीके को बजे पड़े हो इसमें लगाने के लिए, तो कौन सी क्लास में हो तुम, 9वीं 10वीं में थोड़ी ना एक फॉर्मेट के 10 सवाल कराऊंगा। आओ
सीधा सीधा r बराबर 0.529 n स्क्वायर बाय z होता है। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। He के लिए ये कितना हो जाएगा, 2 नहीं 1, और z कितना हो जाएगा 2। तो यहां से r किसके बराबर आ गया, 0.529 इंटू 1/2, और यही किसके बराबर दिया है वो, x एंगस्ट्रॉम। तो मुझे बताओ 0.529 क्या 2x एंगस्ट्रॉम के बराबर नहीं आ गया? आ गया, क्योंकि उसने मेरे से आंसर x में मांगा है। तो अब इस पे आ जाओ, लैम्डा डी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इन टर्म्स ऑफ x। तो मुझे बताओ सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है ये, तो मुझे सिंपल 2 पाई r n क्या बराबर होगा, n लैम्डा डी। तो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो यहां आ गया 2 लैम्डा डी, सही बात है। Li2 प्लस मतलब ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां, बोलो 0.529 इंटू लिथियम है ना, और सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो n स्क्वायर मतलब 4 अपॉन कितना 3 या 2, z 3 है, इंटू पाई इंटू 2, सही बात है। ये दो और ये दो बंदे मात्र, लैम्डा डी निकालना था किसका, लिथियम का। आ गया बस। इस 0.529 की जगह क्या रख दोगे, 2x, तो 4 इंटू 2x इज 8x। तो क्या ये लिखा जाएगा ऐसे 8 पाई x डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3, x के टर्म्स में आंसर। सबसे छोटा सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। क्या सिर्फ, हाँ क्या सिर्फ यही एक इकलौता तरीका है इस सवाल को करने का, नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये कौन सा तरीका है सबसे छोटा जो पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। जहां तक बताओ सारी बातें क्लियर है। अब हम असली बातों की शुरुआत करते हैं जो फिजिक्स में नहीं है, दैट इज क्वांटम वर्ल्ड में एंट्री। असली क्वांटम दुनिया कैसी दिखती है ना, उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत होती है हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप समझते रहे ना, कुछ कुछ बातें हैं यहाँ पे, मतलब कुछ थ्योरीज है वो याद रखनी है तुम्हें। इसने कहा देखो, डेल्टा एक्स को तो मैं बोलना चालू करूंगा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या पोजिशनल अनसर्टेनिटी, या पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना एरर है, ये सब बातें एक ही बात है, सब डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी को तुम एरर वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। किसमें, इन पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसको पोजिशनल अनसर्टेनिटी भी बोला जा सकता है, कोई परेशानी। लोकस अनसर्टेनिटी भी बोला जा सकता है ना। कोऑर्डिनेशनल अनसर्टेनिटी भी बोले, वो तो उसकी बात है कि कैसे समझ जाओगे ना तुम, जो वर्ड वो यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली समझ जाओगे तुम। डेल्टा पी क्या होगा, ऐसे ही अनसर्टेनिटी एरर इन मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये दो उसने कहे कि ये अनसर्टेनिटी हमने मान ली, है ना। फिर उसने कहा असली बात ये है कि अगर डेल्टा एक्स को तुम जीरो करना चाहोगे ना, तो डेल्टा पी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर तुम, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब क्या है, एरर खत्म कर रहे हो किसमें, पोजीशन में। तो तुम किसके पीछे हो, पोजीशन। एग्जैक्टली क्या निकालना चाहते हो, तो तुम अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकाल के बैठे हो ना, तुम उसकी वेलोसिटी बता सकते, ना ही तुम उसका मोमेंटम बता सकते। मोमेंटम नहीं बता सकते हो। क्या नहीं बता सकते, मोमेंटम। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी तुम निकालोगे मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि एरर इनफाइनाइट है। 5% से ऊपर ऐसी वैसी गार्बेज हो जाता है एरर, ठीक है। तो ये तो फिर भी इनफाइनाइट है। फिर उसने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मोमेंटम को एग्जैक्टली निकालना चाहते हो, मतलब अनसर्टेनिटी खत्म कर रहे हो किसमें, तो डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर जाएगा, किसको। तो अगर तुम मोमेंटम के पीछे पड़ गए, तुम ये देखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़म दौड़ी कर रहा है, तो पोजीशन भूल जाओ। फिर अगर एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना चाहते हो उसके मोमेंटम को, तो पोजीशन खोलोगे। वेलोसिटी क्यों नहीं होगी उसके पास, है। अरे तुम नहीं पता कर पा रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसके पास नहीं है।
मान लो एक आदमी ऐसे ही गरीब से घूम रहा है, घर में उसकी रोल्स रॉयस खड़ी है, तो तुम ऐसे थोड़ी ना मान सकते हो उसके पास पैसा नहीं है फिर। तो तुम नहीं ढूंढ पा रहे, वो अलग बात है ना, उसके पास थी वेलोसिटी हमेशा से ही। इलेक्ट्रॉन कभी चुप थोड़ी ना बैठ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए थर्मल एनर्जी भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और उस एनर्जी पे वो कितनी स्पीड से घूमता है, 20% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से घूमना चालू कर देता है। कहां से इलेक्ट्रॉन को चुप के ढालोगे तुम? ठीक है। तो ये बात समझ में आती है तुम्हें? इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा सा ही, कर तो बहुत ज्यादा सकते हैं बट फिर तुम्हारे मतलब का नहीं हो। तुमने अभी भी पढ़ा कि लेमडा किसके बराबर होता है, या लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के। जिसका मोमेंटम बहुत बड़ा होता है उसमें लेमडा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अच्छा, जिसका मोमेंटम बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, जब मेरा मोमेंटम इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा तो लेमडा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और नंबर ऑफ लेमडा ही क्या होता है? वेव नंबर, नंबर ऑफ लेमडा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। कहीं एन की बात की थी ना, मैंने बहुत सारे नाम दिए थे इनके। हाँ ये रहा, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये सब क्या है? एन है। ये सब क्या है? एन है। ठीक है। कितने लेमडा है? 3 लेमडा है। अगर मैं एग्जैक्टली लेमडा देख पा रहा हूं, अगर एग्जैक्टली लेमडा देख पा रहा हूं, तो तभी तो एग्जैक्टली लेमडा देख पाऊंगा जब पी डूब चुका होगा उसका कंप्लीटली। ये तो बताया मैंने, ग्राफ भी बनाया ना ये वाला। तो तुम इस जगह की बात कर रहे हो, इस जगह की, कि सिर्फ वेव नेचर ही ऑब्जर्व। अगर तुम क्लियरली इसका वेव नेचर देख पा रहे हो, क्लियरली तुम ये लेमडा देख पा रहे हो, क्या वेव ही है, तो क्या मर चुका होगा इसका मोमेंटम। और अगर तुम इसका मोमेंटम देखना चालू कर दोगे तो ये पार्टिकल की तरह दिखाई देगा, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, ऐसे चमकते तारे टिमटिमाते की तरह। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो, और तुम्हें ऐसा लगेगा 6-7 इलेक्ट्रॉन टिमटिमा रहे हैं। वो कौन सा नेचर हो गया? पार्टिकल। और उस मोमेंट क्या हो चुका होगा? इसका लेमडा खत्म हो चुका होगा, इनसिग्निफिकेंट हो चुका होगा, तभी तो मोमेंटम सिग्निफिकेंट रहा होगा। क्लियर है? तो अगर तुम पोजीशन के पीछे भाग रहे हो तो मोमेंटम को दोगे, और अगर मोमेंटम के पीछे भाग रहे हो तो, और मैंने किससे रिलेट करके पढ़ा है? लेमडा से। तो आज थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कट फील आई इसकी कि क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये लिमिट समझ में आती है तुम्हें अब? पक्की बात है? ठीक है। बेसिकली जो ये डेल्टा एक्स है, ये मल्टीपल ऑफ लेमडा ही तो होगा, है ना? और ये जो मल्टीपल ऑफ लेमडा आया, वैसे इसको कैपिटल एन लेमडा लिख दो। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर किसके बराबर था? एन लेमडा के। अब जरूर थोड़ी ना 2 पाई भाई इतना स्पैन ले लो और उसमें देख लो कितने लेमडा पूरे हो गए, है ना? तो अगर मैं मल्टीपल ऑफ लेमडा चीजें देख रहा हूं तो मोमेंटम मरेगा। मतलब मैं क्या देखना चाह रहा हूं? पोजीशन देखना चाह रहा हूं। और अगर मैं मोमेंटम के पीछे भाग पड़ा हूं तो डेल्टा एक्स गया तुम्हारे हाथ से। ठीक है? तो ये सारी कहानी है। बट तुमने क्या करा? तुमने ना तो इसको एग्जैक्टनेस में मेजर किया, ना ही इसको एग्जैक्टनेस में मेजर किया, दोनों में थोड़ा थोड़ा एरर रखा। तो अब तो तुम चीजें निकाल लोगे आसपास, बट अप्रोक्सीमेटली निकाल पाओगे। यही तो बोल रहा था कि बेटा अप्रोक्सीमेटली तुम जितना मर्जी निकाल लो, एग्जैक्ट जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे कभी। अच्छा, ये उस टाइम की बात है, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से है, अकल की कमी की वजह से है, या एक नेचर का रूल है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता? नेचर का रूल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर उसने ऐसे थ्योरी थ्योरी में तो काम चलेगा नहीं, मीडियट टॉफी खिला के, तो उसने मैथमेटिक्स भी दी इसकी। उसने कहा देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जब प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी या बराबर आएगी एच बाय 4m के। एच बाय 4m कह रहा हूं, सॉरी 4 पाई के। और एच बाय 2 पाई को एच बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बार। तो ऐसा भी तो बोला जा सकता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाय 2 पाई। तो अच्छा पाई नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, इस तरीके से कहानी रची गई है। यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत? तो इस वाली बात को थोड़ा सा फोकस करते हैं और इस वाली बात को थोड़ा सा समझते हैं है क्या चीज ये। डेल्टा एक्स डेल्टा पी आया कहां से? ये डिफरेंशियल इक्वेशन और वेव फंक्शन वगैरह उनकी इक्वेशन को सोल्व करके आया, है ना? तो इसकी ऑब्वियसली डेरिवेशन तो फिर तुम्हारे सिलेबस में होगी नहीं, बट थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अब इसके साथ कुछ हरकतें करने वाले हैं, समझते रहना। डेल्टा एक्स इस डेल्टा पी को क्या ऐसा लिख सकते हैं? एम डेल्टा वी। अगेन तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा मास है? नॉर्मल या आइंस्टाइन वाला? आइंस्टाइन वाला मास है। इस इक्वेशन में भी वही वाला मास है जो हम नहीं जानते, ये वो वाला मास है। कौन सा वाला मास है?
m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर वाला मास है। आई बात समझ? जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, ऐसी हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ट्रक की तुम एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना। जैसे एग्जांपल, अभी एक इक्वेशन बनने दो, सुनना आप ध्यान से। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या एरर इन वेलोसिटी। ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अगर मैं मास बढ़ा दूं तो मुझे लगता है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का प्रोडक्ट कम हो जाएगा। अब कंपेयर करो, एक का मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी और एक का मास है 0.001 केजी। इसके लिए ये वाला मास इनफाइनाइट नहीं हो गया? तो अगर मास इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसको अप्रोच कर जाएगा? 0। इसका मतलब मैक्रो के लिए क्या हो गया? ये मैक्रो के लिए फॉर मैक्रो बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती फिर इस लो की, इसके लिए मैक्रोस्कोपिक के लिए। तो इसीलिए किसके लिए सिग्निफिकेंट होता है? माइक्रो के लिए। सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। हाँ। हम्म 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 हाँ हाँ बिल्कुल। और तुझे क्या लग रहा है वेव इक्वेशन में कौन से कंपोनेंट लेंगे हम एज अ फंक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही लेंगे ना। तो ये वाली बात भी समझ में आई क्यों मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो चुका है। क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनके लिए हमारी दुनिया के छोटे छोटे पार्टिकल भी, ये देखो कितना सा है, ये भी इनफाइनाइट मास की तरह डील होते हैं। और अगर मास इनफाइनाइट हो जाए तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी 0 को अप्रोच कर जाएगा। हम उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन और वेलोसिटी सब निकाल सकते हैं एग्जैक्ट एक साथ। समझ आया? ठीक है। लेकिन वही भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। रीजन बताया तुम्हें। और वैसे भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए क्या खत्म हो जाएगा? लैम्डा। जब लैम्डा खत्म ही हो गया तो पोजीशन के बदलने का रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लाइट के हिसाब से। तो इसका मतलब लाइट के लिए हर चीज रेस्ट पे है, तब ये इनसिग्निफिकेंट हुआ है। रिलेट कर पाओ तो कर लेना, अच्छी बात है। खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब हम, और कारस्तानी कर सकते हैं हम इसी में ही। तो यहां से यहां आ गए हम, और मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं देखते रहना। डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है, इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, और इसलिए किससे बढ़ाया बराबर रहेगा? 4 पाई से। इस आदमी को तुम जानते हो क्या होता है? फोर्स। ये भी तो h बाय 4 है, 4 पाई से बड़ा रहेगा। इस आदमी को तुम जानते हो क्या है? ये मतलब डेल्टा ई, वर्क डन मतलब डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, h बाय 4 पाई। इसका भी मतलब क्या हुआ? अगर तुम टाइम एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो एनर्जी भूल जाओ, और अगर एनर्जी एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो किस समय पे थी भूल जाओ। तो निकाल ही के रहे हो फिर एनर्जी जब तुम्हें ये नहीं पता किस समय की थी। तो मेरी एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह मान लूं? एनर्जी की तरह मान लूं। किसकी तरह मान लूं? पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह मान लूं। किसको भी? इलेक्ट्रॉन को भी एक पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह मान लिया। तो कौन से ऑर्बिट में होगा, किस पोजीशन पे होगा और उस ऑर्बिट में? क्योंकि 2 पाई आर तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनेगा ना। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट में से वो एनर्जी किस टाइम पे कितनी है कभी नहीं निकाल सकते। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां है दुनिया में कोई नहीं बता सकता। प्रोबेबिलिटी ही निकाली जा सकती है उसकी, आंसर नहीं। क्या इस इक्वेशन से और थोड़ी सी फील आती है क्या कहना चाह रहा था? एग्जैक्टली पोजीशन मोमेंटम की बात ही नहीं कर रहा था, एग्जैक्टली ये बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन ढूंढ के दिखा दो, जाओ खुली छूट है। और अब नहीं, फ्यूचर में नहीं, जब तक ब्रह्मांड जिंदा है ढूंढ के दिखा दो। तो ऐसे ऐसे लोग आए, इतनी बुद्धि वाले लोग आए, कहाँ अब बराबरी कर लेंगे लोग उस बुद्धि की, है ना। सबसे बड़ा ज्ञान तो वैसे यही देके गए है ना कि तुम किस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो हम बता देते हैं तुम्हें, है ना।
क्लियर हुई ये सारी बातें? ज्यादा कोई परेशानी? पक्का? अच्छा जैसे मान लो जैसे ये वाले सवाल देख लो, इन दो सवालों से तुम्हें कंपैरिजन देता हूं अच्छा सा। इस वाले सवाल को देखते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसकी बात कर रहा है? हाँ, डेल्टा एक्स कितना दे दिया उसने मुझे? 331 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12। तो इसको क्या 3.31 इंटू 10⁻⁻13 मीटर लिख सकता हूं। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अनसर्ट और कौन है ये? इलेक्ट्रॉन है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आएगी? डेल्टा एक्स डेल्टा वी बढ़ाया बराबर होना चाहिए h/4π, और मुझे अनसर्टेनिटी इसकी निकालनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या इक्वेट कर दूं उसको? तो ये आ जाएगा h कितना 6.625 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना है 3.31 इंटू 10⁻31 नीचे ले आया उसको, सॉरी 13, और 4 इंटू और ये 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में लिखा है उधर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे 3.3 से लगभग 2 बार जाएगा, ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं हम? 2 से ये 2 बार, नीचे 2 बचा, ठीक है। ये 9.1 दिख रहा है, 3.14 दिख रहा है मुझे, इसको तो मैं 3 मान लेता हूं, मान लिया। इसको 3 मानने के बाद इसको कितना मान लू? 9 9 3 27, 27 दूनी 54, क्योंकि मैंने दोनों को घटाया तो प्रोडक्ट थोड़ी बड़ी आ रही थी, तो 55 मान लिया 54 की बजाय। फाइनली ऐसी हरकत पहली बार नहीं कर रहा हूं और मैं। तो नीचे क्या बैठा हुआ है चुपचाप? 55। इसको ऊपर भेजो 31 को, और -13 को भी। -31 -13 कितना हो गया टोटल? तो 10⁻⁻34 इंटू 10⁻44 कितना आ गया टोटल? 10 की पावर 10। तो ऐसा कर लो, इसको 10 की पावर 8 लिख लो, और यहां कितना लिख लो? 100/55। 50 से 100 को काटते तो 2 आता, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, हाँ सॉरी 1 पॉइंट, क्योंकि 55 है, 2 से छोटा ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो एक बार देख भी लेते हैं। 55 एकम 55 बचा कितना? 45, 450। तो 50 से 450 को काटो, कितनी बार जाएगा? 9 बार 50 से। तो लेकिन 9 बार तो पूरा पूरा चला गया, मतलब 8 लिखना चाहिए। तो ये कितना आ गया? 1.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेटली, ये जो हमने निकाला क्या था? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। मतलब अगर मैं वेलोसिटी निकालने बैठ जाऊं, और ध्यान से सुनना, मुझे इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है? 10⁻⁻13 ऑर्डर की। तो मैं बहुत एग्जैक्टली चीजें निकाल रहा हूं, किसको लेके? पोजीशन को लेके। तो पक्की बात है वेलोसिटी भंड में ही आनी थी। इतना एरर है वेलोसिटी में, आई बात समझ? तो अगर तुम ये एग्जैक्टली निकालना चाहते हो, उसे भूल जाओ, और अगर वो एग्जैक्टली निकालोगे तो इसके साथ दिक्कत हो जाएगी। बताओ कोई परेशानी यहां तक? ऐसी है कोई बोल है जिसका मास है 66.2/π ग्राम। जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली है, कैलकुलेशन इजी रहे। अगर पोजीशनल अनसर्टेनिटी 1 एंगस्ट्रॉम की है, तो वेलोसिटी अनसर्टेनिटी निकालो। रीजन है दोनों सवाल को लेने का, बताऊंगा। तो यहां पे भी क्या लिखा जाएगा? मुझे किसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है? वेलोसिटी की। तो फिर से क्या लिखूंगा? डेल्टा वी बराबर 6.625 इंटू 10⁻⁻34। नीचे कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 इनटू मास कितना रख दूं? 4π है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पाई एज इट इज रख दो। क्यों? क्योंकि ये रहा मास 66.2/π इंटू 10⁻⁻3। सब ऐसा यूनिट में रख दिया है। समझ तो आ रहा है सबको? ठीक है, पाई से पाई बनने मातरम। ये 66.2 है, नीचे कितना आ जाएगा? पॉइंट कितने से जाएगा? ये ऊपर पॉइंट 1। कोई परेशानी? तो इन सबको सोल्व कर लो। 10⁻³ और 10⁻10 कितना आया? 13। ऊपर भेज दो, क्या 11? तो 10⁻⁻22.1। पॉइंट 1 हटा दी तूने, वहां भेज दिया उसको? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो 10⁻22/4 रह गया, तो उसको भी 100 बटा कितना कर लो? 4। तो 100/4 25, तो 25 को लिख लो 2.5, तो इसको लिख लो 2.5 इंटू 10⁻⁻21।
24 क्यों? अच्छा 100, हाँ 100 तुमने आगे लिखा है तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा 24, लेकिन फिर मैंने पॉइंट भी हटाया था 23, ये फाइनल है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। क्या मुझे अनसर्टेनिटी 10⁻⁻10 में पता है? मतलब जो मेरा एरर है वो किस ऑर्डर का है? 10⁻10 ना के बराबर एरर है। 10⁻7 को एरर होता है। मेरा एरर कहां आना शुरू हुआ? डेसिमल के 10 जीरो बाद मेरा एरर आना शुरू हुआ है। कितना एग्जैक्ट हूं मैं किसको लेके? पोजीशन को लेके बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हूं। फिर मैंने वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी, बट आई नहीं। उसमें भी एग्जैक्टनेस में खेल रहा हूं मैं। पता है रीजन क्या है? क्योंकि मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले रहा हूं और अब अनसर्टेनिटी इनसिग्निफिकेंट हो चुकी है। तो न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल हो गए और मैंने अपनी थ्योरी प्रूव कर दी। मेरी तो नहीं, किसकी? चचा हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग, जो भी तुम बोलना चाहो। यहां तक बताओ सारी बातें क्लियर हुई क्या? अब जब ये सारी बातें हमें पता लगी ना कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, पोजीशन नहीं निकाल सकते हो तो मोमेंटम नहीं निकाल सकते, मोमेंटम निकाल सकते हो तो पोजीशन नहीं निकाल सकते, दोनों निकालोगे तो थोड़ा बहुत तो एरर आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट का कोई मीनिंग नहीं रह गया, बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। तो इसको हटा के क्या लाया गया? ऑर्बिट को हटा के क्या लाया गया? ऑर्बिटल्स। क्या लाए गए? ऑर्बिटल्स। क्योंकि अब कहानी ऑर्बिटल्स में कही जाएगी। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स है। और ये सफेद रंग का घेरा क्या है? ऑर्बिट। और ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है मैं तुम्हें समझा चुका हूं एग्जांपल से। याद है वो ट्रैफिक और रास्ते वाला एग्जांपल? कोई नहीं, क्यों याद आएगा? नहीं, स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल जाना, याद आ गया? वही तो ये फर्क होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। अच्छे से समझा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे अगर वो तो एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में है और रिलेट करना चाहो तो बहुत सुंदर तरीके से रिलेट होता है कि अब मुझे ऑर्बिट से कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्बिट ढूंढो बस, सॉरी ऑर्बिटल्स ढूंढो बस। कुछ तो अनसर्टेनिटी कम करे जितनी हो पाएगी, जीरो नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी रहेगी जरूर, बट कम से कम तो कर लो, उसको घटा तो दो। तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिट से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे ऑर्बिटल से मतलब है। किससे मतलब है? और हर ऑर्बिट के अपने अपने ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिट के अपने अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इससे आगे जो भी हम पढ़ेंगे इसमें कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कब ऑर्बिटल का सिग्निफिकेंस आता है, फिर इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे होती है, वो सब कौन बताएगा मुझे? वेव फंक्शन। अब तुम एग्जैक्टली सीखोगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है कुछ टाइम बाद, श्रोडिंगर। क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट मॉडल है, सबसे ज्यादा एग्जैक्ट मॉडल है। क्या नाम है इस मॉडल का? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे ज्यादा एग्जैक्ट मॉडल है जो किस बारे में बात करता है कि एग्जैक्टनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है। तो ये समझ में आया हम कब ऑर्बिट से ऑर्बिटल में कूद चुके हैं, है ना? अब एक बहुत ही सुंदर बात फिर से बताता हूं मैं तुम्हें। मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की इन न्यूक्लियस। डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सवाल है क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान लूं तो इस न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होगा? तो जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है डेल्टा एक्स की वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू भाई जितने का न्यूक्लियस है सारा का सारा ही अनसर्टेनिटी में डूब गया, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है? ये क्या लिखी है मैंने? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो आ सकती है। सर्टेनिटी कितनी ले रहा हूं? अनसर्टेनिटी कितनी ले ली? मैक्सिमम ले ली। तो मैक्सिमम एरर कितने का आ सकता है? -15 मीटर का। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ही उससे ज्यादा है। इससे बाहर निकलती न्यूक्लियस से बाहर आ जाओगे। समझ आया? ठीक है। और मुझे अनसर्टेनिटी किस में निकालनी है? वी, क्योंकि ये तो मुझे पता ही लग गया। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालनी है। वेलोसिटी नहीं निकालनी, क्या निकालनी है? ट्यूब वेलोसिटी निकालनी है। कब? जब इलेक्ट्रॉन कहां हो? न्यूक्लियस के अंदर हो, है ना?
तो निकालते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वी किसके बराबर, बढ़ाया बराबर आना चाहिए किसके, h अपॉन 4 पाई m, और कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 10 टू पावर -15, डेल्टा वी मुझे निकालना है, तो इसको बढ़ाया बराबर कर लो, h की वैल्यू 6.625 इंटू 10 पावर -34, 4 3.14 9.1 इंटू 10 पावर -31, और वो x जो उधर नाच रहा था उसको नीचे ले आए 10 पावर -15। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है ये सारी बातें? सुलझा लेते हैं इसको। ये ऐसा करो, इसको खेलना ही पड़ेगा कैलकुलेशन में, पहले तो 31 और 15 जोड़ो, बाकी बात बाद में। 46 को ऊपर भेजो, तो 46 माइनस 34 इज 10 रेज़ टू द पावर प्लस का 12, कैसा 12 प्लस का 12। अच्छा नीचे चल लेते हैं, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, क्योंकि मैंने ये दोनों वैल्यू छोटी छोटी ली थी, तो 108 का 110 कर लेते हैं। नहीं अच्छा लगा, और ये 6.6 कर लिया, ये हटाओ, नीचे एक और जीरो लगाओ, 11 से 66 को 6 बार काट जाओ, इससे डिवाइड कर लो, 6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की अनसर्टेनिटी आई। अच्छा मुझे बताओ, हाँ 10 की पावर 10, मुझे बताओ टी की वैल्यू कितनी होती है, ये किसकी होती है जब मास रेस्ट मास 0 होता हो, इससे ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, एरर उससे बड़ा कैसे आ सकता है फिर, तो नॉट पॉसिबल नहीं हो गया, और नॉट पॉसिबल मतलब इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन इनसाइड, तभी जो प्रूफ करवा दिया मैंने तुम्हें, ये चीज थी वो जो तू कह रहा था। ठीक है तो आज समझ में आया, एग्जैक्टली मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी एक और स्ट्रोक में लगा सकता हूं इसमें, समझ रहा, ये भी तो पढ़ा ही है ना तुमने अभी अभी मेरे ही सगे हाथों से पढ़ा है ना। ठीक है अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालू, इसी को क्या बोल दूं, बाइंडिंग एनर्जी, क्या बोल दूं, बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा ई ही वैसे बाइंडिंग एनर्जी होता है ना, जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो क्या है, एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक की बाइंडिंग एनर्जी है ना। अगर मुझे उसको फ्री कराना है, सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, ये 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, इतनी तो पूरे एटम की नहीं होगी एनर्जी, तो एनर्जी भी किसको एक्सीड कर जाएगी, लिमिट ऑफ एटम को, तो उतनी एनर्जी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एटम में ही रहना पसंद नहीं करेगा, न्यूक्लियस तो छोड़ो, या तो न्यूक्लियस एटम से बड़ा कर दो, जबकि 99% स्पेस तो एम्प्टी होता है, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हम एटम से तो बड़ा नहीं कर सकते ऑब्वियसली, या फिर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालो, तो वो न्यूक्लियस वहां नहीं आएगा। दोनों ही बातों से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं आएगा, समझ में आया, क्योंकि इस एनर्जी का जो टाइम फ्रेम आता है वो टाइम फ्रेम इनफाइनाइट आ जाता है। तो अगर टाइम इनफाइनाइट आ गया तो इसका मतलब वो टाइम कभी आएगा ही नहीं यूनिवर्स में जिस दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, समझ आया। अभी न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, वहां पे के कैप्चर एक चीज होती है उसके बारे में बात करूंगा, तब इस डेल्टा टी पे फिर से एक कमेंट करूंगा, हाँ है एक चीज, वहां पे फिर से इस डेल्टा टी का जिक्र करूंगा, और वहां पे इस डेल्टा टी को जीरो अप्रोच करवा के बताऊंगा, याद रखना है रेफरेंस, क्या चीज नहीं डेल्टा ई भी ज्यादा नहीं होने दूंगा, और ये तो मजा है। ठीक है, तो ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अपने सिलेबस में जो कंट्रीब्यूशन था वो मैंने बता दिया अलग अलग तरीके से, है ना। फिजिक्स में नहीं, हाँ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं है सब, ठीक है, फिजिक्स में ये सब कोई इक्वेशन नहीं है। तो इसके बाद जो बचता है अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन, उसको समझना और अपने मॉडल में अप्लाई करना, और इलेक्ट्रॉन फीलिंग, 4 तरीके के नंबर, स्पिन नंबर, क्वांटम नंबर, जैसे बोहर नहीं क्या नहीं बता पाया कि 2 फाइन लाइन कहां से आई, एक से, तो किसकी वजह से थी, स्पिन की वजह से थी, ये मॉडल एक्सप्लेन करेगा उसको क्लियरली। फिर एक और दिक्कत क्या थी हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आता है वैसे ही वो चीर देता है एनर्जी को, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड
कैन स्प्लिट दी हाँ डीजनरेट एनर्जी इनटू टू पार्ट, याद आया सीएफटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से क्या हो जाता है, फील्ड चिढ़ जाता है, उसकी वजह से एक ही स्पेक्ट्रम लाइन कितनों में टूट जाती है, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन में टूट जाती है। ऐसी सेम मैग्नेटिक फील्ड करेगा, सेम क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम करेगा, जो हमने नहीं पढ़ा किसमें, सीएफटी में। सीएफटी में इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को हम किसके हिसाब से निकालते थे, मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से निकालते थे ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग चीजें करते थे हम वहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के क्या क्या इफेक्ट है, क्या जीवन है और क्या ही स्टार की इफेक्ट है, ये सब कहां पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या, और इस पे नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ग्रुप ऑफ फाइन लाइन में टूट जाती है। हाँ हम्म हाँ हो सकती है, एफ ब्लॉक नाम की जो चीज होती है, फिर शील्डिंग इफेक्ट भी होते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले तो मुझे स्पिन का इफेक्ट सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सीखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं एग्जैक्टली सीखना पड़ेगा। मैं कोई एक्सेप्शन नहीं रखूंगा तुम्हारे सामने, मैं बताऊंगा तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन क्यों फिल ऐसे किया जाता है। फिर जो तुम बोलते हो कि यार कॉपर तो एक्सेप्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन फीलिंग ऐसे होती है, डी में पहले आता है, फिर उसमें एस में बाद में जाता है। एक्सेप्शन पढ़ते हो ना कॉपर के नाम पे, कोई एक्सेप्शन नहीं है वो, यहां पता लगेगा तुम्हें उसका रीजन क्या है। कौन बताएगा, वेव इक्वेशन बताएगी हमारी, वो किसका काम है, किसका, श्रोडिंजर का, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है तो इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन खत्म हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन खत्म हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक बच्चों का खेल हो जाता है, ये तरीका है, ठीक है। तो फिर हम इसमें श्रोडिंजर में एंट्री करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में पूरा का पूरा एक पैकेट बना के श्रोडिंजर का एक ही बारी में पिलाऊंगा, ताकि सारी बातें रिलेट हो जाए, क्योंकि फिर पिछली वाली क्लास का तुम याद नहीं रख पाते हो, ठीक है। अगली क्लास में ज्यादा के चैप्टर को खत्म कर लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये हमारा जल्दी। हाँ क्यों निपटा है जल्दी, क्योंकि फिजिक्स में पैरेलली मैंने सेम चीज चला रखी है, तो जो चीज वहां पे हो जाती है मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ।